मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जो नया सिलेबस लॉन्च किया गया 2024 और इसमें है आपकी यूनिट 10, फर्स्ट पेपर की यूनिट 10 में आप देखेंगे जनजातियों की संस्कृति, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य। तो इसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी और उसके पूरे टॉपिक्स का विषय वर्णन किया। यह पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के साथ में मैंने जो नया एडिशन 2025 हिंदी में लॉन्च किया है उसमें आपको ये पुस्तक निःशुल्क उपलब्ध है 142 पेज की। अब आगे हम ये देखते हैं कि इसमें मैंने एक वीडियो डाला है, आप देख लीजिए। उसमें जनजातियों की संस्कृति, विरासत, इसके ऊपर जो पहले के टॉपिक्स हैं उसमें मैंने पूरा वीडियो डाल चुका हूँ। या संक्षिप्त में फिर से हम चूँकि आगे वाला टॉपिक आज लेने वाले हैं, इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में जो है एक इंट्रोडक्शन के रूप में जो मैं पहले वीडियो में आपको टॉपिक पढ़ा चुका हूँ उनका संक्षिप्त यहाँ पे परिचय दे रहा हूँ। जनजातियों की विरासत। अब विरासत क्या होती है अगर ये पूछा जाए, जनजातियों की विरासत क्या सांस्कृतिक है, जनजातियों की विरासत क्या सामाजिक है, जनजातियों की विरासत क्या सांस्कृतिक है, तो आपको बता दें जनजातियों की विरासत मोटे तौर पर एक प्राकृतिक है और एक सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक में ही सामाजिक भी शामिल है। तो सांस्कृतिक, सामाजिक और प्राकृतिक। अब प्राकृतिक को देखा जाए तो प्राकृतिक जो विरासत है, ये प्राकृतिक विरासत में आर्थिक विरासत भी आ जाती है, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त जो भी वन है, वनोपज है, वन उत्पाद है, ठीक है, और आज जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, पानी, ये नदियों के प्रवाह है, झरने हैं जहाँ पे पर्यटक लोग आते हैं। आज तो सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, ठीक है, और उसको एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि के रूप में इंगित किया गया है। तो ये जो प्राकृतिक विरासत है इसकी आर्थिक भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक मूल्य भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको सहेज कर रखने वाली हमारी जनजाति है। क्योंकि प्राकृतिक विरासत जो प्रकृति प्रदत्त विरासत है वो आपको आज अगर कहीं मिलेगी तो वहां ज्यादा मिलेगी जहाँ पे जनजातियों की बसाहट, उनका निवास है। और क्यों इन्होंने उस प्राकृतिक विरासत को सहेज कर रखा? प्रकृति और आदिवासी संस्कृति दोनों का बहुत गहरा तादाद में है, गहरा संबंध है। उनकी लोक संस्कृति, उनके लोक जीवन में प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे प्रकृति सौम्य है, शालीन है, प्रकृति उदात्त है, देने के लिए है, ऐसे ही आदिवासी। तो ये प्राकृतिक विरासत को आपको उस तरह से समझाने का मैंने प्रयास यहाँ पे किया है कि किस तरह से उन्होंने सब नदियों को, वनों को, क्योंकि इनका सिस्टम है, इनके पर्व त्योहार भी प्रकृति से ही संबंधित है। उराव लोग सरहुल वृक्ष की पूजा करते हैं, वहीं उस इर्द गिर्द जो है उनके अपना नृत्य करते हैं, उसमें अपने देवता का निवास मानते हैं। भेगा जितने टोटम है, जैसे बाघ है, तो ये सबको उन्होंने टोटम बना के रखा है। वो जो गुदना गुदवाते हैं तो अपने शरीर पर विभिन्न तरह की पशु पक्षियों की आकृति भी उत्कीर्ण करवाते हैं, उन्हें मान सम्मान देते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। सरकारी योजनाएं भले असफल हो जाए, संरक्षण के नाम पे सोन चिरैया रुप्त हो गई, जो है हमारा करेरा को डिनोटिफाइड करना पड़ा कि अब सोन चिरैया है नहीं। भाई सोन चिरैया के लिए आपने संरक्षण के लिए करेरा को, घाटी गांव को आपने संरक्षण अभ्यारण्य घोषित किया, तो इतना पैसा खर्च किया, इतना सब कुछ किया, तो क्या फायदा निकला उसका? हवाले करो आदिवासियों के, लोक संस्कृति के जो जननायक है, चेतना के महानायक आदिवासियों को अगर इनका संरक्षण दे दिया जाए वनों का, तो जैसे उन्होंने अपने वनों को संभाल कर रखा है गांव खेड़े में, वैसे वो इनका भी संरक्षण कर सकते हैं। तो ये उपाय सरकार को सोचने की जरूरत है। खैर, तो उनके टोटम की संस्कृति हो, उनके पर्व हो, त्योहार हो, आगे मैं बताऊंगा जो एक पूरा का पूरा टॉपिक है जहां सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी आपको बता दूं जो तीसरा अध्याय है जो जनजातियों की संस्कृति से संबंधित है, वहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र में 15 के आसपास प्रश्न यहाँ से संभावित है और 15 प्रश्न यहाँ से संभावित है, तो सबसे ज्यादा 7 से 8 प्रश्न इनकी संस्कृति से संबंधित होंगे। है तो आप देखिए इनका हमारे यहाँ पे 21.10% इज देयर, और इतने महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे मौजूद है आदिवासी। उन्होंने मध्य प्रदेश अगर आज टाइगर स्टेट का दर्जा है, तेंदुआ स्टेट का दर्जा है, अगर वो एक वन राज्य भी है, सबसे ज्यादा वन रकबा पूरे भारत में यहाँ पर है, तो उसके पीछे हमारी
आदिवासी संस्कृति का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। खैर, अब आप देखिए इनके सांस्कृतिक विरासत को देखिए, इनका रहन सहन, कला, पर्व त्योहार, जितनी कलाएं आदिवासी लोक संस्कृति में पाई जाती है उतनी कलाएं कहीं देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पर प्रकृति प्रदत्त चीजों से उन्होंने कला को पैदा कर दिया। उनके नृत्य को देख लीजिए, उनके संगीत को देख लीजिए, जो वाद्य यंत्र वो वहीं बना लेते हैं, यूज करते हैं, चाहे मांदर हो, भगोरिया में बजता है, गिदम हो, बाजवा हो, ऐसे उनके जो नृत्य का संस्कार, नृत्य और संगीत का संसार है उसको देख लीजिए। जो उनकी श्रृंगार प्रीता है, श्रृंगार के लिए उन्होंने प्रकृति प्रदत्त स्केल को टूल को उठाया और अपने शरीर पर गोदना। कितने सुंदर चित्र वो उकेरते हैं। भीलों का पिथौरा या पिठोआ हो, चिरलिया हो, जो कनपटी और आंखों के बीच में चिरलिया अंकित करती है भीली स्त्रियां, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। तो ये सब जो सांस्कृतिक संसार है आदिवासियों, आकर्षक, ये सब उनकी विरासत है। आज हम इन का प्रदर्शन देखते हैं। मालवा उत्सव, जो भी इस तरह के उत्सव होते हैं, है ना, रंग बहिरंग भारत भवन में जो इनके नृत्य संगीत वगैरह का आयोजन होता है वहाँ पर देखते हैं। रविंद्र भवन में जो आयोजित होता है, लोक कला पर्व आयोजित, उन सब में देखते हैं। तो ये काफ़ी आकर्षक दिखाई देते हैं। खैर, हमारी ग्रामीण संस्कृति और जनजातीय संस्कृति दोनों का अभिन्न संबंध भी रहा है। खैर, तो मैंने आपको इस तरह से पहले बताया था, भारत में जनजातियों की प्रजातिगत स्थिति बताई थी, किस तरह से हमारे यहाँ जो वर्णन हुआ है, रिजले बुआ साहब ने वर्गीकरण किया है। तो हमारे यहाँ पर प्रोटोस्टलाइट, नेग्रोटिस, मंगलोइड, यह नस्ल यहाँ पाई जाती है, चाहे वो सामान्य हो चाहे जनजातियों की नस्ल, उनमें हम ये देखते हैं कि इस तरह की नस्लें हैं। और साथ में हमारा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो मध्य क्षेत्र में आता। देखिए आप, ये मध्यवर्ती क्षेत्र जो है भारत को जिस तरह से 4-5 क्षेत्रों में बांटा गया है जनजातियों के आधार पर, तो जो मध्य क्षेत्र है, मध्यवर्ती क्षेत्र है, इसमें मध्य प्रदेश आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये सब जनजातियाँ, छोटा नागपुर से लेकर आपको गुजरात तक की जनजातियाँ यहाँ पे आपको मिलेगी। दक्षिणी क्षेत्र मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये भील, एक पश्चिमी क्षेत्र में जो है भील को भी माना गया है, जो महाराष्ट्र से सह्याद्री पर्वत से लेके उत्तर में हमारे पश्चिमी मालवा तक का जो क्षेत्र है वहाँ पर भील, ये पश्चिमी क्षेत्र में भी भील जनजाति आती है। मध्यवर्ती क्षेत्र आता है, मतलब मध्य प्रदेश को कौन से 2 क्षेत्र कवर करते हैं, मध्यवर्ती क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में विशेष रूप से सिर्फ एक जनजाति हमारे यहाँ पे भील। चलिए, अब जनजातियों का वितरण मैंने आपको बताया था, एक याद रखना है कि असमान वितरण है हमारे। कुछ जिलों में 5 ऐसे जिले हैं जिनमें 50% से अधिक आबादी, ये सब पश्चिमी जिले। 50% से अधिक आबादी जो है वो कहाँ पे मिलेगी आपको? जो 5 में से 4 जिले हैं, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, इनमें मिलेगी। एक जिला है डिंडोरी, जहाँ पे 50% से अधिक जनजाति कुल जनसंख्या में मौजूद है, ठीक है। और ये इनका वितरण का आधार जिले की जनसंख्या में जनजाति, ये सांस्कृतिक जो प्रक्षेत्र बनाए जाते हैं उसके 3 आधार हैं। जिले की जनसंख्या में जनजातियों का अनुपात कितना है, दूसरा मुख्य जनजातियों का क्षेत्रीय वितरण किस तरह है, मुख्य प्रमुख जनजाति जो हमारे यहाँ पे है, भील है, कोल है ना, गोंड है, कोरकू है, ये इस तरह की जो जनजातियाँ हैं वो उनका वितरण कहाँ है, क्योंकि ये प्रमुख जनजाति, क्योंकि इनका हिस्सा टोटल जनजातियों में सर्वाधिक हिस्सा है इन 4 जनजातियों का, इसलिए इनका वितरण किस तरह से है, कहाँ पे है, ठीक है। उन क्षेत्रों में रहना जहाँ पर ये महत्वपूर्ण डोमिनेटिंग है, जैसे भील कहाँ पे है, तो झाबुआ में, धार में है, ठीक है। इस तरह से कोरकू कहाँ है, नर्मदापुरम। जनजाति संयोजन में अब जिलेवार अग्रणी जनजातियाँ कौन सी है, ये जनजाति संयोजन से आशय क्या है कि किसी जिले में अगर कोई हम जिला उठाते हैं, धार उठाते हैं, तो यहाँ की प्रमुख जनजाति कौन है, भील है कि भिलाला है, अलीराजपुर में भिलाला है, यहाँ भील है। तो इस तरह से प्रमुख जनजातियों के आधार, अग्रणी जनजातियों के आधार पर जनजाति संयोजन की बात की। इन तीनों के आधार पर हम इनका प्रक्षेत्र का निर्धारण करते हैं। अब जनजातियों का क्षेत्रानुसार वितरण,
परंपरागत वितरण ये है, हमारे 3 क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी। उत्तर पूर्वी हम जाएंगे सीधे सिंगरौली, है ना, रीवा, पन्ना, पठार, ये सब जो है उत्तर पूर्वी। और दक्षिणी क्षेत्र में हम जाएंगे सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है हमारा, उधर छिंदवाड़ा से लेके बालाघाट, ये सब नर्मदापुरम तक का। और पश्चिमी क्षेत्र में विशेष रूप से हमारा धार, झाबुआ, मड़वानी वाला जो एरिया है, ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र है। अब मोटे तौर पे मध्य प्रदेश में जनजातीय भौगोलिक क्षेत्र आप देखेंगे, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी और जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र हमारा उत्तर भारत है, जहाँ ग्वालियर है, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, भिंड में सबसे कम, तो ये सब जो है हमारा अल्प जनजातीय क्षेत्र है। बाकी सब में जनजातियाँ हैं, लेकिन कहीं पर बहुत ज़्यादा है। जैसे हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है इनका कॉन्सेंट्रेशन आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में दिखाई देगा। जैसे हम उत्तर पूर्व से शुरू करें, छोटा नागपुर, ये सॉरी रीवा, पन्ना, पठार की तरफ से शुरू करें, तो यहाँ पे कोल, जो मुंडा समूह की जाति है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कोल जो है वो कभी कोल जो है वो इनका राजपाट भी हुआ करता था उस क्षेत्र में। ये कृषि मजदूर भी है और औद्योगिक मजदूर है। जहाँ पे जो सीमेंट के कारखाने और ये सब लगे हुए हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जनजाति इन्वॉल्व है, जो जनजाति इंगेज है ऐसे आर्थिक गतिविधियों, औद्योगिक आर्थिक गतिविधियों में, वो कोल है। कोल जनजातियों में से कुछ सरकारी सेवा में भी लगे, तो कोल जनजाति का यहाँ पे डोमिनेटिंग। आपको ये याद रखना, उत्तर पूर्वी जनजाति प्रक्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है। ठीक है, यहाँ पर आप वो सबसे महत्वपूर्ण जनजाति यहाँ की है। हालांकि यहाँ पर आपको देखेंगे यहाँ गोंड भी है, पनिका भी। आपको बता दें, गोंड ऐसी जनजाति है जो सभी क्षेत्रों में मिलेगी आपको, अल्प जनजाति क्षेत्रों में भी मिलेगी। कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ गोंड नहीं। ये पूछा जाए कि ऐसी जनजाति सभी जिलों में पाई जाती तो गोंड है। तो कोल, गोंड, और आपको बता दें गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह भी है। इससे बड़ा जनजाति समूह कोई भी नहीं है, इतना बड़ा जनजाति समूह गोंड। गोंड की बहुत सारी उपजातियाँ हैं, ठीक है। और जो गोंड के तो होते ही, जो जैसे राजगोंड है, धुरगोंड है, ये तो इनके ऊपर है ही, लेकिन अनेक उपजातियाँ भी हैं। जैसे ये पनिका है, माड़िया है, अगरिया, ये सब भी अपने को गोंड मानते हैं, है ना, मतलब गोंडों की उपजातियाँ हैं। चलिए, अब इस क्षेत्र में दूसरी महत्वपूर्ण जनजाति, नंबर 1 तो ये देखा आपने, कोल है। पहली जनजाति कोल है, लेकिन दूसरी जनजाति जो है यहाँ पे वो बेगा दिखाई देती है। बेगा दूसरी महत्वपूर्ण जनजाति है। ठीक है, बेगा भी गोंडों की उपजाति मानी जाती है। और बेगा का नृत्य कर्मा, गोंडों का भी मुख्य नृत्य कर्मा है। इनके कर्मा को बेगा नहीं कर्मा कहते हैं। इस तरह से इंटर रिलेट करना चाहिए, जिससे पता चल जाए। देखिए, कर्मा भी कामन है दोनों में, तो ये उपजाति भी। हालांकि इनका दशहरा और ददरिया सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है, दशहरा और ददरिया। ददरिया को तो इनकी प्रेम कविता कहा जाता है, बेगाओं की प्रेम कविता ददरिया, जिसमें विवाह के लिए जो है गाँव के युवतियाँ दूसरे गाँव में जाती है, वहाँ नृत्य करती है और हाथी का वो बनाती है, हाथी की आकृति बनाती है, और वहीं पर अभिव्यक्ति होती है, प्रेम की अभिव्यक्ति। तो ये बेगा जनजाति। तो ये इसी तरह से पनिका तो कबीरहा, अपने आप को कबीरहा कहते हैं। पनिका जो ज़्यादातर जो है कबीरपंथी हैं, मांस मदिरा का त्याग कर चुके हैं, कबीर को अपना आराध्य मानते हैं, है ना। शेडोल, सीधी, इधर इस साइड में इनका ज़्यादा संकेंद्रण है। ये तीसरी महत्वपूर्ण। लेकिन एक जो जनजाति यहाँ पे आपको दिखाई देगी, आप देखिए उरांव जनजाति। ये सब मैं आपको संक्षिप्त में भी चर्चा कर रहा हूँ, जिससे एक कंसेप्ट, एक आउटलाइन आपको मिल जाए। यहाँ उरांव जो है, जो सरहुल वृक्ष में अपने देवता इनके निवास करते हैं, वहाँ पे बोड़ा। उरांव जो है सबसे ज़्यादा जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया, कन्वर्शन जिनका सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में हुआ है,
वो उरांव मानी जाती है। सरकारी सेवाओं में आप देखेंगे उरांव की संख्या काफ़ी पर्याप्त मिलेगी आपको, है ना। जैसे आपके कोरकू है और आपके भिलाला है, भिलों में भिलाला है, गोंड है, ये लोग सरकारी सेवाओं में काफ़ी संख्या में, सबसे ज़्यादा सरकारी सेवाओं में यही 3-4 जनजातियाँ हैं, इनका यहाँ पे मध्य प्रदेश में दिखाया देता है। तो उरांव का ये है उरांव का ये माना जाता है कि इनकी जीभ में एक श्वेत चिन्ह होता है, ऐसा ही माना जाता है, ठीक है। ये इस तरह के अपन संस्कृति के अंतर्गत देखेंगे। तो उरांव है, ये भी आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ये दिखाई देती है, ठीक। अब एक जनजाति जो है आप देखिए यहाँ पे खेरवार, खेर वृक्ष के कारण इनका नाम ही खेरवार है। ये खेर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करते थे। अब तो खेर वृक्ष बचे कितने, अब तो कत्था भी नकली आने लगा है। फिर भी ये जो प्राकृतिक रूप से खेर वृक्ष से जो कत्था निकलता है वो हमारी खेरवार जनजाति ही निकालती है, ठीक है, खेरवार। और एक जो हमारी जनजाति है अगरिया, अगरिया जनजाति क्यों महत्वपूर्ण है? अगरिया देखिए, अगरिया दो तरह से महत्वपूर्ण है। एक अगरिया गांव भी है, नर्मदापुरम में अगरिया गांव भी, जैसे वुल्फ्राम खनिज निकलता है जिससे टंगस्टन बनता है। और ये अगरिया जो है देखिए वो मेटल है टंगस्टन, और ये अगरिया जनजाति भी मेटल से जुड़ी हुई है। ये लोहे जो है, लोहे को गर्म करके उनके औजार बनाती है अगरिया। आग, अगरिया आग से लोहा तपाती है और उस लोहे से उपकरण बनाती है अगरिया जनजाति, ठीक है। तो ये मंडला, सिटी, शहडोल, डिंडोरी उसी बेल्ट में पाई जाती है, जबलपुर में भी आंशिक रूप से। कंवार जनजाति ये छत्तीसगढ़ में ज़्यादा पाई जाती है। वहाँ की पिछड़ी, पहले जब अविभक्त मध्य प्रदेश था तब पिछड़ी जनजातियों में कंवार भी थी, पर अब यह कंवार छत्तीसगढ़ की पिछड़ी जनजाति में शामिल है, जो अत्यंत विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। उसमें कंवार छत्तीसगढ़ की यहाँ नहीं, यहाँ तो बेगा, भारिया और सहरिया 3 जनजातियाँ केंद्र द्वारा विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति। ये पाओ जनजाति विशेष, आप देखिए ये पाओ जो है ये भी एक जनजाति अगर दे दिया जाएगा, आमतौर पे हमने पाओ का नाम बहुत कम सुना है, अगर ये आ जाए कि ये जनजाति है तो आप देखें 46 अनुसूचित जनजातियों का जो हमारे यहाँ पे वर्गीकरण है, मैंने दिया है अपनी इस किताब में, उनमें देखेंगे पाओ भी एक जनजाति है। तो ये हमारा उत्तर पूर्वी जनजाति क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी जनजाति क्षेत्र में आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये इसको कैसे लेंगे आप। ये हमारा अगर मोटे तौर पे मैं बना रहा हूँ, ये जो हमारा अगर मध्य प्रदेश आप देखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश है, ठीक है। अगर ये हम इसको ऐसा मध्य प्रदेश माने तो ये उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, ठीक है। ये अल्प जनजाति क्षेत्र हमारा उत्तर का ये है, ठीक है। ये हमारा मध्य दक्षिण क्षेत्र है, ये पश्चिम क्षेत्र है, और ये हमारा दक्षिण क्षेत्र है, और ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। ये जो बेल्ट है हमारा, ये जनजाति बहुल क्षेत्र है। ये सबसे ज्यादा जनजाति बहुल क्षेत्र हमारा ये है, ठीक। चलिए पश्चिमी जनजाति क्षेत्र, अब ये याद रखिए सबसे ज्यादा जनजातियां हैं नहीं, सर्वाधिक जनजातियों का संकेंद्रण, जनजातियों का सर्वाधिक संकेंद्रण, सर्वाधिक जनजातियों का संकेंद्रण और जनजातियों का सर्वाधिक संकेंद्रण में अंतर है। प्रश्न जैसा पूछा जाए वैसा, यहाँ जनजातियों का सर्वाधिक संकेंद्रण, केंद्रण संकेंद्रण यानी सबसे ज्यादा डेंसिटी, जन घनत्व जनजातियों का सबसे ज्यादा पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। सबसे ज्यादा जनजाति
की संख्या वाला जिला भी हमारा यहीं पे है, धार। प्रतिशत रूप में अलीराजपुर है, वो भी यहीं है, ठीक है। तो भील जो सबसे बड़ी जनजाति भी है, तो इस सब आपस में को रिलेटेड फैक्ट्स हैं। इसलिए ये पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो जाति है वो कभी कभी दिक्कत देता है। जैसे हमने देखा उस क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पोल है, तो पश्चिमी क्षेत्र में एकदम अपोजिट में आ गए हम, पूर्व से एकदम पश्चिम में आ गए। तो पश्चिम में आपको क्या दिखाई देगा? ये भील दिखाई देगी। ये अगर पश्चिमी क्षेत्र है, ये पूरा भीली क्षेत्र है हमारा, भील एरिया। कभी ये वाला क्षेत्र जो है, ये राजस्थान जो अरावली में डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहाँ पे एक नाम ही है भीलवाड़ा। आप देखेंगे इनका जो राजनीतिक व्यवस्था में लिखा है, भीलों की राजनीतिक व्यवस्था, भीलवाड़ा जो है भीलों का वाड़ा, भीलों का राज्य था, भील राज्य। भोपाल में आप बताते हैं कि भोपाल शाह, ठीक है, एक गोंड राजा थे, और उनके निकट ही भीलवाड़ा की सीमाएं भोपाल शाह के राज्य तक मिलती थी, ठीक है। चलिए, तो ये भील एरिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे अलीराजपुर, धार, झाबुआ, ये सब एरिया है, बड़वानी, निमाड़। निमाड़ में भी सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो भील ही है ना। निमाड़ बोलो तो 4 जिले जो सुनहरे जिले, कपास के क्षेत्र। चलिए, तो ये हमारी भील है। और भील की जो उपजातियां हैं, ये देखिए, भिलारा, बारेला, पटेलिया, रेतवास, है ना। हम जनरली यहाँ इस क्षेत्र में बोलते हैं भील भिलाला। भील भिलाला मतलब दोनों बहुत क्लोज है, भील और भिलाला, ठीक है। भिलाला को ये माना जाता है कि ये एक ज़्यादा उन्नत भीली समुदाय, ठीक है, ज़्यादा उन्नत है, हर तरह से उन्नत स्थिति में है। ज़्यादातर सरकारी सेवाओं में भी गए हैं, बड़े मतलब किसानों में भी बड़े ये हैं, बड़े किसान हैं, ठीक है। ये तो ज़्यादातर मजदूर है भील, वनोपज पर आधारित है, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे भील, यहाँ की कुछ भील जो है, देखिए आप, एक तड़वी भील, एक बार पीछा पूछा भी गया है पीएससी में, तड़वी भील। तड़वी भील उनको कहा जाता है जिन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया है, इस्लाम ग्रहण कर लिया है, धर्म परिवर्तन हो गया, लेकिन इन जो मूल इनकी पहचान वो क्या है, जनजाति की है, ठीक है, भील जनजाति की, लेकिन इस्लाम में कन्वर्ट होने के कारण इनको तड़वी भील कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, नायक, कोरकू, गोंड। अब गोंड बोलेंगे आप, इनमें भी कोई उपजाति गोंड होती है, यस। तो नायक, कोरकू, गोंड भी इनकी उपजातियां हैं। लेकिन आप याद रखिए, नायक, जब हम स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे भीमा नायक, ख्वाजा नायक। ये नायक क्या, एक्चुअल में जब भीलों का राज्य था तो जो भीलों की टोलियां होती थी, सैनिक समूह होते थे, उनका जो प्रमुख होता था उसको नायक कहा जाता था। तो वो जाति बन गई, एक भीलों की एक उपजाति बन गई, ख्वाजा नायक है भील, लेकिन ख्वाजा नायक, भीमा नायक, ये निमाड़ के बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष सेनानी रहे। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया है, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, ये। तो ये नायक जो है एक्चुअल में ये भी एक उपजाति। चलिए, अब बंजारा। बंजारा जो है, अब हम देखें घुमंतु जनजाति बंजारा, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में ये भी मौजूद है, ठीक है। ये भी अपने समुदाय बनाकर रहते हैं, एक अच्छा नाम है बंजारा, जो जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं, अपने ग्रुप समूह बनाकर रहते हैं बंजारा। तो यहाँ पर जो है, और ये लोहे वगैरह का व्यवसाय करते हैं, ठीक है, कुछ भेड़ पालन भी करते हैं। ये जो राजस्थान की संस्कृति है उससे ज़्यादा प्रभावित है। चलिए,
अब दक्षिण जनजाति क्षेत्र की हम बात करें, दूसरा सर्वाधिक संकेंद्रण। अब देखिए आप, दूसरा सर्वाधिक संकेंद्रण आपका यहां पाया जाता है। फुल स्क्रीन क्यों नहीं आ रही इसकी? दिख रहा है करो। चलिए, तो यहाँ पर जो है ये सर्वाधिक संकेंद्रित दूसरा जो है दक्षिण, जो मैंने आपको बताया, ये दक्षिण वाला हिस्सा जो है मध्य प्रदेश का, जो सतपुड़ा का क्षेत्र है बेसिकली। ये सतपुड़ा की उपत्यका पर्वतमाला के है ना, फुटहिल्स में आप देखें, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, पांडुना, बालाघाट, जो पांडुना नया जिला बना है, सिवनी, बैतूल, ये जिले हैं। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जनजाति, जो मध्य प्रदेश की दूसरी महत्वपूर्ण जनजाति है, ठीक है, गोंड। मध्य प्रदेश की पहली जनजाति जो है, सबसे महत्वपूर्ण जनजाति भील है ना, ये भील सबसे महत्वपूर्ण जाति है। दूसरी जनजाति गोंड है। अब यहाँ की हम देखें दक्षिण जनजाति में गोंड, कोरकू। अब अगरिया मैंने आपको बताया ये पूर्व में भी है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और दक्षिण क्षेत्र में, वो पूरा सातत्यता है उस बेल्ट की। ये जो आप बेल्ट देखेंगे तो ये, तो यहाँ पे अगरिया भी है और अगरिया दक्षिण क्षेत्र में भी है, ठीक है। मंडला, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, तो ये पूरा ये अनूपपुर की तरफ से पूरा अगरिया अनूपपुर में भी है और इधर जाती है। ये आप देखें कोरकू, अगरिया, भारिया। अब यहाँ पे जो है एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि दक्षिण क्षेत्र में गोंड भी है और गोंड की उपजाति जो है भारिया, गोंड की उपजाति मानी जाती है, अगर ये उपजाति मानी जाती है, कोरकू नहीं। लेकिन भारिया का संबंध गोंडों से है, ठीक है, प्रधान भी है। प्रधान भी जो है गोंडों की उपजाति मानी जाती है, ठीक है, अगरिया भी मानी जाती है। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण जनजाति गोंड है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण जो जाति है यहाँ की दक्षिण क्षेत्र की, वो गोंड है। और यहाँ पर एकमात्र जनजाति जो विशेष पिछड़ी जनजाति दक्षिण क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में बेगा है, दक्षिण क्षेत्र में अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र में सहरिया मिलेगी आप, मतलब पश्चिम क्षेत्र में और मध्य क्षेत्र में कोई पिछड़ी जनजाति नहीं है, विशेष पिछड़ी जनजाति जो घोषित है केंद्र सरकार के द्वारा, वो यहाँ पर आपको भारिया दिखाई देगी। और भारिया ऐसी जनजाति है जो
मैदान में नहीं होते हुए घाटी, एकदम निचली घाटी में पातालकोट है ना, छिंदवाड़ा के पातालकोट में। पातालकोट पांडुना अलग हुआ है, लेकिन पातालकोट किस में आएगा? तामिया विकास, तामिया तहसील अनुभाग भी, तहसील भी है, तो तामिया में जो है वहां पातालकोट है। तो भारिया तामिया में निवास है, पातालकोट में निवास है भारिया, ठीक है। ये है यहाँ पे तो विशेष पिछड़ी जनजाति है ना। अब यहाँ पे गोंड है, कोरकू। कोरकू एक ऐसी जाति है, कांकरिया का मैंने बता दिया, लोहे का व्यवसाय है। कोरकू क्या है? कोरकू कृषि करने वाले लोग भी है, राज कोरकू है ना, इसमें राज कोरकू भी रहे जो राजपाट करते थे, ठीक है। तो ये कोरकू जनजाति सरकारी सेवाओं में भी गई है। इस क्षेत्र से सबसे ज्यादा जो अगर सरकारी क्षेत्र का फायदा उठाया है इस क्षेत्र से, तो यहाँ से कोरकू है और दूसरे नंबर पे गोंड है, सरकारी क्षेत्र में ज्यादा है। कोरकू विशेष रूप से आप देखेंगे नर्मदापुरम जो जिला है इसका, नर्मदापुरम, उसमें कोरकू बहुत संख्या में है, ठीक है। और इनकी एक विशेषता थी कि सबकी कोई ना कोई विशेषता है। गोंड में कर्मा नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है। गोंड सबसे ज्यादा जो राजपाट रहा है गोंडों का रहा है, मध्य प्रदेश में छोटा नागपुर में। गोंड में जो है जाटवा राजा रहा है, जो इनके गोंड रियासत पड़ेंगे, जाटवा प्रतिहार राजा जाटवा है ना। देवगोंड पूरा एक देव किला बना हुआ है, ठीक है। देवगढ़ जब हम पढ़ेंगे तो देवगढ़ नागपुर और छिंदवाड़ा की सीमा पे देवगढ़ का किला इन्होंने बनवाया था जो जाटवा राजा ने। गोंड के नाम पर ही गोंडवाना, पूरे विश्व की संकल्पना अंगारा लैंड और गोंडवाना गोंड के नाम पे। जैसे पूछा जाए किस देश के नाम पर किसी महासागर का नाम है तो हिंद महासागर, किस जाति के नाम पर किसी विशेष भौगोलिक प्राकृतिक संरचना का नाम है तो गोंड के नाम पर प्राकृतिक भौगोलिक प्राकृतिक संरचना का नाम गोंडवाना। गोंडवाना हमारे यहाँ पे भी गोंडवाना कल्प भी है, और गोंडवाना तो एक पूरी की पूरी प्लेट जो ऑस्ट्रेलिया से लेकर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप तक चले गई, इसमें अफ्रीका भी है, दक्षिण प्रायद्वीप भारत का हिस्सा, ये सब गोंडवाना का हिस्सा, गोंडवाना लैंड है। तो ये गोंड इसलिए महत्वपूर्ण जाति है, ठीक है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक नाम है, हेरासी मरकाम जिसके संस्थापक हैं, तो गोंडों के नाम पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, कर्मा नृत्य याद रखना। फिर इनके देवता बूढ़ा देव, दूल्हा देव है ना, ये महत्वपूर्ण देवता है हमारे गोंड जनजाति के, तो यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर हमारे जनगण श्याम गोंड जनजाति के कलाकार हुए, उनके पुत्र है श्याम छिज्जू है ना, वो भी गोंड चित्रकला के हो। तो ये आपको जो है गोंडों का इतिहास इस तरह से पढ़ना चाहिए, इस तरह से चीज़ों को याद इंटीग्रेट करना चाहिए कि क्यों गोंड महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोरकू का खम स्वांग बहुत महत्वपूर्ण है, मेघनाथ इनके महत्वपूर्ण देवता, मेघनाथ की पूजा करके ही खम स्वांग करते हैं। खम्भ गाड़ कर फिर उसके इर्द गिर्द स्वांग करते हैं, स्वांग यानी नाटक है ना, इनका नाट्य खम स्वांग कहलाता है। अगरिया का मैंने बताया था उसमें प्रधान बघेलखंड, देखिए बघेलखंड में उत्तर पूर्व में भी ये मौजूद है, और इधर यहाँ पे आप देखें दक्षिण एशिया क्षेत्र में सतपुड़ा और नर्मदा घाटी, यहाँ तक इनका विस्तार। ये जैसे आपने अगरिया को देखा अनूपपुर शहडोल से चलती हुई नीचे की तरफ आ रही, वैसे ही ये भी दोनों ही क्षेत्र में बघेलखंड में भी है, उत्तर पूर्व में भी है, लेकिन वहाँ पे बहुत गोंड है। इनकी मुख्य संख्या जो है वो आप देखेंगे कि ये सतपुड़ा नर्मदा घाटी में मौजूद है प्रधान। खैर, तो ये वाला एक क्षेत्र हमने देखा प्रधान का, कोरकू गोंड का, अगरिया का। अब मध्य जनजाति क्षेत्र, ये मध्य जो जिले हैं हमारे है ना, नर्मदापुरम से ऊपर के जिले, नर्मदा घाटी के जिले हैं बेसिकली, ठीक है। नर्मदा घाटी के जिले हैं हरदा, नरसिंहपुर, रायसेन, सब नर्मदा घाटी, ठीक है। सागर को छोड़ दो और इधर भोपाल को छोड़ दो, पूरा नर्मदा घाटी चल रहा है। तो नर्मदा घाटी में जो है आप यहाँ देखेंगे, यहाँ की जनजाति मध्य जनजाति क्षेत्र में, यहाँ पे भी गोंड महत्वपूर्ण जाति है। तो गोंड दो क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति हो गई, दक्षिण के भी और मध्य के, ठीक है, महत्वपूर्ण रूप से। तीसरा नंबर इनका उत्तर पूर्व में आएगा, लेकिन वहाँ अपेक्षाकृत कोल्स ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो गोंड डोमिनेटिंग कहाँ पे है, दक्षिण में और मध्य में। ये देखिए यहाँ पे सोर है, सोनू है,
पारधी, जो विदिशा अशोक नगर वाला एरिया हुआ पारधी, और पारधियों के तो 8 प्रकार भी है, चीता पारधी, भीली पारधी, है ना, इस तरह से अलग अलग पारधियों की श्रेणियां बनाई गई। ठीक है, मतलब उनको वर्गीकृत किया जाता है पारधी जनजाति। खैर, तो ये पारधी है जो इस इलाके में, तो ये मध्य जनजाति क्षेत्र। अब अल्प जनजाति क्षेत्र देख लें आप, 5वां अल्प जनजाति क्षेत्र उत्तर में। अब देखिए आप, एक यहाँ पे एक बहुत उस तरह से मैं आपको बताता हूँ। जब आप मध्य प्रदेश को ऐसे देखेंगे तो इस डायरेक्शन में आप जब जा जाएंगे तो एसटी पॉपुलेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस। देखिए आप मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मैंने अभी कुछ बहुत सारे ऐसे मैप्स बना के दिए हैं आप, जैसे मैंने तापमान बताया है कि तापमान किधर से किधर की तरफ बढ़ रहा है, किधर से किधर घट रहा है, शीत ऋतु में कैसा पैटर्न है उसका, और ग्रीष्म ऋतु में पैटर्न टेम्परेचर का कैसा है, वो मैंने बकायदा पिक्टोग्राफ्स के माध्यम से बताया। ऐसे ही मैं यहाँ पे आपको बतला रहा हूँ कि एसटी की जनसंख्या जब आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो इट इज डिक्रीज, ठीक है, साउथ से नॉर्थ। लेकिन जब आप सेंटर पॉइंट से इधर जाते हैं तो इट इज पॉजिटिव, इट इज माइनस नहीं, ये घटती है, मध्य से दक्षिण की तरफ बढ़ती है। लेकिन दक्षिण से जब आप ऐसे लेंगे तो क्या कहेंगे आप, जैसे तापमान का पूछा अगर एसटी जनसंख्या का, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ घटने की प्रवृत्ति, मध्य से उत्तर की तरफ घटने की, मध्य से दक्षिण की तरफ बढ़ने की। अब आपको बता दें मध्य अगर सेंटर पॉइंट है, ये मध्य सेंटर पॉइंट बिंदु लिया जाए तो आपको बता दें ये 3 दिशा में बढ़ेगी, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस। लेकिन एकमात्र इधर की तरफ जो है ये नेगेटिव जाएगी, ये कम होती जाएगी। बाकी तीनों जगह पे जो है ये प्लस हो रही है, प्लस हो रही है, ये प्लस हो रही है। एक मैप बना लीजिए तो आप, अब इसको इसी मैप के ऊपर आपको देखना है। तो यहाँ देखिए भील है, भील जनजाति जो है यहाँ की मुख्य जनजाति है, भील डोमिनेटिंग है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सहरिया है, यहाँ पे देखेंगे आप गोंड है, यहाँ पे देखेंगे आप गोंड है। मुख्य जनजाति जो पूरे क्षेत्र की मानी जाती है, सॉरी ये यहाँ पे गोंड है, यहाँ पर जो है कोल है। ये 2 क्षेत्र में गोंड डोमिनेटिंग है, बाकी सभी क्षेत्रों में 4 क्षेत्रों में आपको ये कोल, गोंड, भील, सहरी है। लेकिन सेंटर में गोंड है, और सेंटर में गोंड है, पूरे मध्य प्रदेश में गोंड है। यहीं से वो सब दूर छाए हुए हैं, हर सब जगह जो है आपको गोंड दिखाई देंगे। कोई जिला ऐसा नहीं जहाँ गोंड नहीं, पर यहाँ पर ज्यादा बसे हुए, यहाँ पर अपेक्षाकृत दूसरे नंबर पे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे, यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड पोजीशन में गोंड, और यहाँ थर्ड पोजीशन, ठीक है। और यूं देखा जाए तो यहाँ की मुख्य भी है, यहाँ की प्रमुख, पर यहाँ पे अपेक्षाकृत एसटी का प्रतिशत कम है। देखा, ये भील है। अब यहाँ पर आप देखें, दूसरी आप देखेंगे तो यहाँ भिलाला है, यहाँ देखेंगे तो आपको गोंड और पारधी दिखाई देंगे। थोड़ा सा नीचे उतरे, यहाँ पे भी पारधी ये दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो कोरकू दूसरे नंबर की है, फिर पारधी, सॉरी भारिया है, अगरिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कोल है, गोंड है, पनिका है, उराव है। आपको हमेशा के लिए दिमाग में स्थायी हो जाएगा अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे। आप इकट्ठे लिख के और पढ़ेंगे, याद करेंगे नहीं। आप पहले पढ़िए,
समझ लिया आपने। अब ऐसा मैप बनाइए, मैंने अपनी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मैप बनाकर इसके बाद में रिक्त मैप दिए हैं आपको, कि आप उसको पढ़ लें और इसके बाद कलरफुल अपने स्केच लीजिए और उनसे उनको बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। चाहे वो पर्वतमालाएं हो, चाहे प्राकृतिक विभाजन हो, है ना, चाहे वो झीलें हो, प्रपात हो, मैंने सबके इस तरह से रिक्त मैप भी साथ में जहाँ जहाँ पे जरूरत है वहाँ वहाँ दिए हैं, ताकि आप उसको वैसे बाइफरकेट खुद से करें तो वो याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये जनजातियों का इस तरह से वितरण भी है, ये आपको वितरण भी आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही होगी, किस तरह से वितरण जनजातियों का हुआ है। अब जनजातियों का वितरण असमान क्यों है? यहाँ पे बेहद कम है, यहाँ पे उनका घनत्व ज्यादा है, ये सर्वाधिक घनत्व वाला, दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला, ये वाला एरिया, ये घनत्व इनके ज्यादा है यहाँ पे, है ना। जनजातियों की जनसंख्या टोटल मिला के देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये बहुत ज्यादा है, दोनों मिला के देखा जाए तो उत्तर पूर्व और दक्षिण। अगर इसको पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र पूछ लिया जाए कि कहाँ पे ज्यादा है, तो मैंने भले ही यहाँ पे और जिस तरह से अध्ययन किया जाता है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण या पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व आए सबसे ज्यादा, ठीक है। इस तरह से आपको इस स्टडी को देखना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर मैंने एक से अधिक जनजाति क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां भी मैंने यहाँ पे लिखा है। आप देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन सी जनजातियां हैं, जो कई जनजाति, एक से अधिक जनजाति क्षेत्रों में पाई जाती है, और उनकी जनजातियों उपजातियों का निवास भी दिया है। ये जनजातियों का मैंने यहाँ पे वितरण बनाया है, तो ये वितरण जो एक मैप के ऊपर दर्शाया है, इसको आप देख लीजिए, है ना। कोल, गाँव, कलिका, गोंड, यहाँ याद रखिए जो गोंड है, ये गोंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, पर ये गोंड जो है, ये गोंड ये दक्षिण क्षेत्र में यहाँ पे दिखाई देती है। एक्चुअल में क्या है, गोंड का एरिया ये जबलपुर मंडला वाला एरिया है, जबलपुर मंडला ये है ना। तो ये जो है दक्षिण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जनजाति, सॉरी बेगांव का जो है एरिया, मंडला बेगा जो है विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक है, बेगा, सहरिया और भारिया। अब ये जो बेगा है, यहाँ पर हमने इनको एक बेगा चक दिया है, जहाँ पर ये अपनी झूम कृषि करते हैं, ठीक है, जिसको हम वेबर कहते हैं, मतलब बेगा लोगों में वो वेबर के नाम से क्या, इसमें वृक्षों को साफ करके ये अपनी खेती करते हैं। ये हमारे 46/2000 में संशोधित हुई थी ये नई सूची, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पृथक्करण हुआ था, इसके आधार जनजाति जो है जनांकी दे रखी है, सब आपको कुछ याद रखने की चीज़ें हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा, कहाँ पे सबसे कम। संभाग में ये देखिए, इंदौर संभाग में वो जिले ऐसे हैं जो जनजाति बहुल है, जिनमें जनजातियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वो प्रथम है। फिर जबलपुर, इसमें भी वो आपको दिखाई देगा, छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडोरी, सतपुड़ा और उत्तर पूर्वी दोनों मिला के तो ये द्वितीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। तीसरा शहडोल हो गया है, तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सबसे ज़्यादा इंदौर संभाग में, फिर जबलपुर, फिर शहडोल संभाग, ये 3 सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले संभाग हैं। मध्य प्रदेश की सब 3 बड़ी जनजातियाँ भील है, गोंड है और कोल है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो भील, गोंड और बेगा है। भील और गोंड दोनों ही प्रथम और द्वितीय भारत में और मध्य प्रदेश में, लेकिन तृतीय में यहाँ कोल आ जाएगा मध्य प्रदेश में, और यहाँ बेगा है। चलिए फिर आप इसी पुस्तक में जनजातियों के भौगोलिक विस्तार से संबंधित हमने बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं, जो आपको उससे मिलेंगे। लगभग पूरे टॉपिक्स जो है उस अध्याय में, उनको करते हुए हमने दिया। अब जनजाति संबंधी संवैधानिक प्रावधान, इसको हम देखेंगे।